दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जो कि आज हमारा 528 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 15,840 सवाल दोस्तों आप सभी के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही हम लोग 16,000 के निकट पहुंचने वाले हैं। और आज का ये जो टॉपिक है ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, खास करके आवर्त सारणी में सीरियल से जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, जरा उपयोग तो जान लेते हैं। आपको कभी कभी लगता होगा ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये पढ़ते क्यों हैं? जरूरत क्या है इसकी जरूरत क्या है? तो पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में इसका यूज क्या है। इस वजह से आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़कर आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के तत्वों का उपयोग, और आपने ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास पसंद आएगी ना, एक काम जरूर कीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 ऑफिशियल का ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और पेड बैच का डेमो एक बार जरूर देखिएगा। मैं परचेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ फ्री वाली क्लास देखने के लिए बुला रहा हूं कि जो डेमो में मैंने दे रखा है उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि नितिन सर के साथ ज्वाइन करके, उनके कोर्सेज को ज्वाइन करके हमें तैयारी करनी है या नहीं करनी है, डेमो देखने के बाद। और डेमो भी कब? पहले आज की क्लास देखिए, मजेदार रहे क्लास और आपको आनंद आए तब आप डेमो देखिएगा, अन्यथा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सवालों को पढ़ते हैं। पहला सवाल दे रहा है ईंधन सेल। ठीक है, ईंधन सेल ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, रॉकेट इंजन में यूज किया जाता है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। ये किसका उपयोग करते हैं? तो परमाणु क्रमांक 1 है दोस्तों, परमाणु क्रमांक इसका कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, और यह तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, यह तत्व कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन दोस्तों सबसे हल्की गैस भी है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम क्यों याद रखते हैं? इसलिए क्योंकि इसे सबसे हल्की गैस माना जाता है ज्वलनशील, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यह तत्व है। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला या पाई जाने वाली गैस। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है? वह गैस दोस्तों हाइड्रोजन है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यह हाइड्रोजन पाया जाता है। एक चीज इसी के साथ मैं और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन धातु है या अधातु है? तो याद रखिएगा ये किसी तरह का धातु थोड़े होता है। हाथ में लेके देखिए क्या हाइड्रोजन धातु होता है। सोना, चांदी, तांबा जैसे हाथ में उठा के देख लेते हो, आयरन को हाथ में उठा के देख लेते हो, ये धातु इसलिए देख लेते हो। ठीक है, वो भी संक्रमण धातु हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों सब नहीं संक्रमण है। ठीक है, सोना चांदी को हटा दीजिए, लोहा संक्रमण में है, कॉपर संक्रमण में है, जिंक भी संक्रमण धातुओं में आता है, निकिल वगैरह, क्रोमियम, ये सब संक्रमण धातुएं होती हैं, अभी बताऊंगा। तो हाइड्रोजन कोई पूछे क्या है तो क्या बताओगे? हाइड्रोजन एक अधातु है, ये इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यूज क्या है? रॉकेट में ईंधन, जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं वैसे रॉकेट में ईंधन के रूप में इस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला करा बताइए वो कौन सा तत्व है आवर्त सारणी का जिसका उपयोग हम गुब्बारों में करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन में करते हैं, एमआरआई कूलिंग सिस्टम में करते हैं। एमआरआई की कूलिंग सिस्टम में करते हैं तो यहां हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक 2। ठीक है, परमाणु क्रमांक नीचे लिखता हूं, जगह थोड़ा बचेगा तो कुछ और लिखने में आ जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? 2 इसका परमाणु क्रमांक है। और ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं यह है हीलियम। ठीक है, यह कौन सा तत्व दोस्तों? हीलियम। अब दोस्तों जिस तरह से यहां कहा गया कि हाइड्रोजन धातु है क्या धातु है, उसी तरह से पूछा जा सकता है कि हीलियम धातु है क्या धातु है, तो क्या बताएंगे? यह भी अधातु है। ठीक है, हीलियम भी किसी तरह का धातु नहीं है, उसे आप अपने हाथ में लेकर देख पाएंगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट यहां पर एक्स्ट्रा सवाल है, लिखिएगा ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन पाया जाता है और 2 नंबर पे क्या दोस्तों? ब्रह्मांड में 2 नंबर पे हीलियम पाया जाता है। तो दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली यह गैस कौन सी है? हीलियम है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक चीज और यहीं पे पूछा जाता है हीलियम के बारे में कि सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? परीक्षा में आए इसको अलग पेन से लिखिएगा, सबसे कम क्वथनांक। ठीक है, तो लिखिएगा
सबसे कम क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक किसका है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? हीलियम का। सबसे कम क्वथनांक किसका है? हीलियम का। एक सवाल दोस्तों यहीं पे और लिखेगा, सबसे कम गलनांक किसका है? ठीक है, सबसे कम गलनांक, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब पारा बताइएगा, पारा, ठीक है, मरकरी, पारा यानी मरकरी। मरकरी का गलनांक कम होता है और हीलियम का क्वथनांक कम होता है। ये दोनों बातें भी आप याद रखेंगे। मरकरी का गलनांक कम होता है और हीलियम का क्वथनांक कम होता है, ये आप याद रखेंगे। जल्दी उबल जाता है, क्वथनांक जितना ज्यादा होगा उबलने में उतना ज्यादा समय लगेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसका क्वथनांक कम होता है हीलियम का, यह भी आप याद रखेंगे। अच्छा सा पॉइंट है। देखिए, जितनी चीजें पूछी जा सकती परीक्षा में सब मैं आपको दे रहा हूं। रिचार्जेबल बैटरी और विभिन्न दवाओं में किसका यूज किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक 3 है, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आ जाएगा लिथियम, ठीक है। लिथियम बैटरी का नाम कौन बच्चा है जो नहीं सुना होगा? ठीक है, लिथियम, ठीक है, लिथियम याद रखेंगे। ये लिथियम दोस्तों, इसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी में, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही हैं, ठीक है, जितने भी आजकल ईवी आ रही हैं, ठीक है, ये जितने भी ईवी कार आ रही है उसकी बैटरी कैसी होती है? रिचार्जेबल बैटरी होती है, तभी तो दोबारा चार्ज हो जाती है, फिर से चलने लगती है। या घर में जो इन्वर्टर की बैटरी वो भी रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो इसमें लिथियम बैटरी का यूज किया जा रहा है, परमाणु क्रमांक 3 है। और लिथियम के बारे में कहा जाता है सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों किसे माना जाता है? सबसे, परीक्षा में सवाल आता है, सबसे प्रबल अपचायक दोस्तों किसे कहते हैं? तो लिथियम को माना जाता है सबसे प्रबल अपचायक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहां पे याद रखेगा, जलीय माध्यम में हमेशा इसके साथ एक पॉइंट याद रखेगा, जलीय माध्यम में यह सबसे ज्यादा अपचायक इसे कहा जाता है, प्रबल अपचायक माना जाता है। वो भी कब? जब यहां माध्यम की बात करेंगे, जलीय माध्यम। इसी तरह से मान लीजिए, क्या सर और कोई माध्यम भी हो सकता है? हाँ, गैसीय माध्यम भी हो सकता है। अगर यही सवाल कर दे कि गैसीय माध्यम में सबसे प्रबल अपचायक कौन होता, तब उत्तर लिथियम नहीं होगा, तब उत्तर सीजियम होगा। इसको अलग से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहा हूं मैंने, सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूं, ठीक है। लिखिएगा, गैसीय माध्यम में अगर आपसे सबसे प्रबल अपचायक पूछे, सबसे प्रबल अपचायक पूछे, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएगा सीजियम को। किसे बताएंगे? सीजियम को। देखिए, एग्जामिनर जानता है आपकी कमजोरी क्या है, एग्जामिनर जानता है आप कंफ्यूज कहां होते हैं, ये भी एग्जामिनर जानता है। विश्वास करो, ऐसे अगर सवाल तोड़ के पूछ ले तो आप बताओ, आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं? अरे आप ही क्या, एक पल के लिए मैं खुद ही भ्रमित हो जाऊंगा। तो हमें ध्यान क्या देना है? प्रबल अपचायक पे ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि पहले एग्जाम के सवालों में देखें कि कहीं गैसीय माध्यम या जलीय माध्यम तो नहीं लिख रहा है, क्योंकि उसी पे सारा उत्तर बेस है, उत्तर उसी पे बेस्ड है। जलीय होगा तब जाकर के लिथियम होगा, अगर गैसीय दे देगा तो सीजियम हो जाएगा। गैस में एक शब्द गैस, स में सीजियम याद रखेगा, और जलीय में तो अलग ही है, ठीक है। तो जलीय में लिथियम याद रखेगा, और लिथियम जो बैटरी होती है उस लिथियम बैटरी में भी तो जल से याद रखेगा, बैटरी में पानी डाला जाता है, ऐसे जली करके याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप याद नहीं रख पाएंगे और ये भूल जाएंगे, ठीक है। जब इतना आप पढ़ते हैं तब जाके हमारा सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा विमानन सामग्री यानी हवाई जहाज वगैरह में सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे की खिड़कियों में यूज किया जाता है, किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए, किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यहां पे बेरिलियम की बात आ रही है, बेरियम नहीं, बेरियम अलग होता है, बेरिलियम अलग होता है। ये बेरिलियम की बात कर रहे हैं, तो याद रखेगा परमाणु क्रमांक 4 होता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 4 इसका परमाणु क्रमांक होता है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है। बोरान भी अलग होता है, भी उसकी बात भी करेंगे। ये बेरिलियम का इस्तेमाल हवाई जहाज में सामग्री के रूप में किया जाता है और एक्सरे की खिड़कियों के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। और अच्छा, बेरिलियम, अच्छा यहां पे एक चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे हमने यहां पे बताया कि हाइड्रोजन जो अधातु है, उसी तरह से यहां पे बताया कि भाई हीलियम भी अधातु है, उसी तरह से लिथियम क्या है ये भी तो पूछ सकता है। तो लिथियम ये अधातु नहीं है, लिथियम क्षार धातु है। लिखिएगा, ऐसे करके लिख दीजिएगा, लिथियम क्या है दोस्तों? लिथियम एक प्रकार का क्षार धातु है, ठीक है। लिथियम को आप देख सकते हैं हाथ में लेके, ठीक है।
लिथियम के भंडार भी मिलते हैं। अगर यह धातु होता तो क्या इसका भंडार मिलता? आपने सुना होगा बहुत जगह पे लिथियम के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो अधातु होता तो क्या भंडार मिलता? यह धातु है इसलिए भंडार मिला है, तो क्षार धातु है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अभी ये जो बेरिलियम है इसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या यह धातु है, क्या है? तो ये मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए इसे क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्षारीय मृदा धातु। सही है कि गलत है पहले ये बताइए, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे क्षारीय, सही है भाई, इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये मिट्टी में पाया जाता है। मृदा धातु कहने का तात्पर्य क्या है? मिट्टी में पाया जाता है। और एक चीज और बताऊं, ये कभी स्वतंत्र अवस्था में बेरिलियम नहीं मिलता है, ये हमेशा पन्ना वगैरह के साथ में मिलता है। पन्ना जानते हैं ना, लोग अंगूठी में लोग पन्ना धारण करते हैं, तो पन्ना वगैरह के साथ, पन्ना हो गया, एक्वामरीन हो गया, उसके साथ ये संयुक्त रूप में पाई जाती है। लिखिएगा ये धातु पन्ना एवं एक्वामरीन के साथ पाई जाती है, ठीक है, के साथ पाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप साथ में याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग उपयोगी तो पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम कुछ और क्वेश्चन भी अगर पढ़ते चलें तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। करा बोरोसिलिकेट कांच डिटर्जेंट और उर्वरक बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से बताइए। परमाणु क्रमांक है 5, ठीक है, और 5वां परमाणु क्रमांक किसका है? जोड़ लिया करिए ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है। तो बोरान का यूज यहां पे किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। किसका यूज करते हैं? बोरान का इस्तेमाल करते हैं। बोरोसिलिकेट कांच जो होता है उसको बनाने में बोरान का यूज किया जाता है, उर्वरक बनाने में बोरान का यूज किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में बोरान का यूज किया जाता है, ठीक है। बोरान क्या है? धातु है कि उपधातु है? ये सवाल परीक्षा में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बोरान को उपधातु कहा जाता है, ना तो यह धातु है ना उपधातु है। उपधातु का मतलब क्या है? याद रखेगा, धातु का गुण भी पाए जाना, धातु का गुण भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, और अधातु का गुण भी पाया जाता है। याद रखेगा, जिसमें दोनों के गुण पाए जाएं, धातु का गुण और अधातु, इन दोनों का गुण पाया जाता है, ये तो गजब हो गया। हमने तो सोचा नहीं था कि बोरान जो होता है यह उपधातु होता है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोरान एक उपधातु है, इसमें धातु का गुण भी होता है, अधातु का गुण भी होता है। और एक चीज और बता दूं, यह एक तरह का आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? तो सभी प्राणियों के लिए यह आवश्यक है, खास करके वनस्पतियों के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यह वनस्पतियों के लिए दोस्तों ज्यादा जरूरी है। वनस्पतियों में बोरान की कमी से खत्म हो जाती वनस्पतियां, ठीक है। इसीलिए इसे आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए। करा सभी जीवों में पाया जाता है, ईंधन में पाया जाता है, इस्पात ग्रेफाइट में पाया जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो परमाणु क्रमांक 6 है, और हम बात कर रहे हैं कार्बन की, ठीक है। परमाणु क्रमांक 6 है, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सभी जीवों में कार्बन पाया जाता है, सभी ईंधन में जितने भी हैं वहां भी कार्बन होता है, इस्पात में कार्बन होता है। ग्रेफाइट दोस्तों ये कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप माना जाता है, ठीक है। पूछता है सवाल कि कार्बन का स्थिर अपरूप दोस्तों कौन सा है? अपरूप दोस्तों कौन सा है? तो ऐसे में ग्रेफाइट ही तो आप बताते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट। और अगर पूछ ले सबसे मजबूत कौन सा है, ठीक है, तब दोस्तों उसमें हम हीरा बताते हैं, वो भी कार्बन के रूप में ही आता है, ठीक है। हाँ, ये बात जरूरी है आपके लिए कि कार्बन क्या है, धातु है का धातु है, तो कार्बन एक तरह के अधातु में इसकी गिनती होती है, ठीक है। कार्बन की गिनती जो होती, कार्बन की गिनती किसी धातु में नहीं होता है, इसकी गिनती जो है अधातु में होती है। और इसके कुल 3 अपरूप माने जाते हैं। कौन कौन सा? हीरा है, ठीक है। इसके अपरूप दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसके अपरूप परीक्षा में आते हैं तो कुल 3 अपरूप इसके मिलते हैं। एक तो हीरा है, दूसरा फुलरीन है, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ये दोस्तों कार्बन के 3 अपरूप माने जाते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने कुल 6 परमाणु क्रमांक तक में जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, जहां जहां से परीक्षा में तथ्य पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है।
और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। करा बताइए उर्वरक, विस्फोटक और खाद्य संरक्षण में, खाद्य यानी खाने को दोस्तों संरक्षित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? खास करके आप कुरकुरे खाते होंगे, उसको पैकेजिंग किया जाता है, उसके पैकेजिंग में गैस भरा होता है, गैस लीक हो गया, नमकीन खराब, कुरकुरे खराब, लेकिन गैस कौन सी भरी होती है? उस फूड को संरक्षित करने के लिए उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। तो याद रखिएगा यहां हो जाता है 7वां नंबर, ठीक है। 7वां है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 7, ठीक है। परमाणु क्रमांक 7 पर आता है दोस्तों नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में, कैसे उर्वरक के रूप में किया जाता है? जब यूरिया बनता है NH3 से जब यूरिया बनता है तो इसमें क्या नाइट्रोजन नहीं है क्या भाई? N है तभी तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर के यूरिया तैयार किया जा रहा है। तो नाइट्रोजन से का इस्तेमाल उर्वरक में भी, और जो ट्राइग्लिसरीन वगैरह होता है वहां भी नाइट्रोजन आ जाता है, और खाद्य संरक्षण में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद रखेंगे कि वायुमंडल का, पृथ्वी के वायुमंडल का, ठीक है, लिखेगा पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, ठीक है, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, ठीक है, पाई जाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है? वो गैस नाइट्रोजन ही है, ठीक है। वह गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ही है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितना? 78%, ठीक है। हमारे वायुमंडल में 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। एकदम कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, ध्यान से पढ़िए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, सब याद होगा आपको, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाता है कि श्वसन में, सांस लेने में यूज किया जाता है, वेल्डिंग में यूज किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में यूज किया जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? ये हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक 8 है, और 8वां परमाणु क्रमांक जो है ये हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन की बात करता है, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। इसे हम प्राण वायु भी कहते हैं। प्राण वायु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस है, तो इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? खोजकर्ता जरा याद कर लीजिए, ठीक है। 2 लोगों को माना जाता है, एक तो प्रिस्टले को माना जाता है, जोसेफ प्रिस्टले को माना जाता है, और एक सीले को माना जाता है, तो दोनों को याद रखेंगे। प्लस दोस्तों वायुमंडल में, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कुल 21% दोस्तों क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, यह 2nd नंबर पे, ठीक है। तो याद रखेगा दूसरे नंबर पर है दोस्तों इसकी रैंकिंग, ये हमारे वायुमंडल की बात किया जाए तो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा टूथपेस्ट में किसका इस्तेमाल करते हैं? सोच समझ के बताइए। टूथपेस्ट में, रेफ्रिजरेटर में और टेफ्लॉन बनाने में दोस्तों किसका यूज किया जाता है? टूथपेस्ट में किसका यूज करते हैं? ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर का सीधा फीधा मतलब क्या हो गया? फ्रीज हो गया। टेफ्लॉन बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो यहां पर उपयोग किया जाता है किसका? आर्गन का, ठीक है। आर्गन, परमाणु क्रमांक, आर्गन करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। ये होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें, हमने कहा आर्गन कहां से आ जाएगा? आर्गन तो अक्रिय गैस है, उसका इस्तेमाल टेफ्लॉन बनाने में नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे, ये परमाणु क्रमांक पहले लिखिए, 9 परमाणु क्रमांक, 9वां नंबर जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो किसका है दोस्तों? वो फ्लोरीन का है। किसका है? फ्लोरीन का है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, फ्लोरीन का है। तो ये आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। अच्छा, फ्लोरीन दोस्तों धातु है क्या धातु है? ये कैसे पता चलेगा? फ्लोरीन एक तरह की अधातु होती है, यह कोई धातु नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं खान में दोस्तों जो जो धातुएं होंगी ना, वो कहीं ना कहीं उनका माइंस होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी अधातु है, ठीक है। ऑक्सीजन भी दोस्तों क्या है? यह भी एक तरह का अधातु है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या है? यह भी एक तरह का अधातु है। ये पूछने वाली बात थोड़े है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना भाई, नाइट्रोजन की खान कहीं देखे हो क्या? नहीं ना। तो याद रखेगा, यह अधातु होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो फ्लोरीन की बात हो गया। फ्लोरीन को दोस्तों बहुत अधिक अभिक्रियाशील गैस के रूप में इसको याद किया जाता है। यह और एक चीज और जो पूछता है, आपसे पूछता है, बताइए कौन सा हैलोजन परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सवाल है, लिखेगा हैलोजन परिवार, ठीक है। हैलोजन परिवार का
परिवार का यह सदस्य है। ये दोस्तों याद रखेगा, एक तो हैलोजन परिवार वाली बात याद रखेगा, दूसरा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव दोस्तों कौन सा है, तो ये फ्लोरीन ही होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये माना जाता है फ्लोरीन के लिए, ये आप याद रखेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल हो गया, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विज्ञापन संकेतों में, सीधे सीधे विज्ञापन संकेत का मतलब हो गया एडवर्टाइजमेंट में। कहां पर दोस्तों इसका यूज किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने में यूज किया जाता है, और हाई वोल्टेज की लाइटिंग करने में दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। और आजकल दोस्तों इसका क्रेज बहुत बढ़ गया है। आप दिल्ली मुंबई कहीं जाएंगे तो सिटी को हाईटेक बनाने के लिए नियॉन लाइटों का यूज किया जाता है। नियॉन लाइटिंग बड़ा अद्भुत सा लगता है, ठीक है, खास करके कॉफी कैफे वगैरह में चले जाइए तो वहां नियॉन लाइटिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, ठीक है, परमाणु क्रमांक 10 होता है। नाम क्या दोस्तों, नियॉन। सवाल ये आता है कि सर ये जो नियॉन है ये धातु है कि अधातु है, पहला सवाल ही बता दीजिए। तो नियॉन भी दोस्तों एक तरह की अधातु भी है और यह अक्रिय गैस है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह एक तरह की अधातु है, ठीक है, अधातु है, और ऊपर से यह क्या है दोस्तों, यह अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है, ठीक है, अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। जैसे ये नियॉन वगैरह हो गया, आगे बढ़ के क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब भी अक्रिय गैसों के रूप में आते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो आगे बहुत सारे अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह नमक, सड़क लाइट, ठीक है, सड़क लाइट यानी सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, ठीक है, सड़क पर जो रोड लैंप होते हैं उनकी बात कर रहा है। और रासायनिक उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो 11वें नंबर पे आ जाता है। इसका परमाणु क्रमांक है 11। और हम किस तत्व की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोडियम की। हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे नमक लिखा, नमक का मतलब क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ही तो नमक बोलते हैं, तो याद रखेगा। और सोडियम का इस्तेमाल जो सड़क के किनारे जो लाइटें लगती हैं उनको सोडियम लैंप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइटें होती हैं इन्हें सोडियम लैंप भी कहा जाता है, ठीक है। कुहरे के टाइम में बड़ा जो है तेज रोशनी देती है और दिखाई देता है। रासायनिक उद्योगों में भी सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा, सोडियम। और सोडियम एक तरह की क्षारीय धातु है, क्या दोस्तों, अच्छा, जैसे धातु अधातु पढ़ रहे थे तो जो सोडियम है ये प्रकृति से क्षारीय होता है, ये क्षारीय धातु है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों, सोडियम एक प्रकार का क्षारीय धातु है, ये इसके बारे में याद रखेगा। और एक आध लाइन आप एक्स्ट्रा याद रखेगा, सोडियम इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इसके मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इसे कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो अभिक्रिया कर लेगा, विस्फोट हो जाएगा, जल जाएगा, समझ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन से क्रिया किया तो तुरंत जो है जल उठेगा। इस वजह से इसको द्रव में रखा जाता है, लिक्विड में रखा जाता है, खास करके मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये अभिक्रिया न कर पाए। ये परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा है एक मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है, आतिशबाजी में यूज किया जाता है। आतिशबाजी जानते हैं ना, पटाखा वगैरह में, एंटीसिड दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। परमाणु क्रमांक 12 है, लिखेगा परमाणु क्रमांक 12 है। और हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा, ठीक इसी ढंग से हमको पहले बताया कि मैग्नीशियम जो है ये धातु है कि अधातु है। यह एक तरह की क्षारीय मृदा धातु है क्योंकि मिट्टी में पाई जाती है, इस वजह से इसके बारे में लिखेगा यह एक प्रकार की क्षारीय मृदा धातु है। क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार की क्षारीय मृदा धातु है। क्यों, क्योंकि मिट्टी में पाई जाती है, और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ऊपर से 2 यूज इसका लिखिएगा। एक तो दोस्तों हमारे शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बीपी को नियंत्रित करती है, ठीक है। बीपी को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों, मैग्नीशियम, ठीक है, ये करता है। और हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए इस मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, ठीक है। हड्डियों
एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम वगैरह का भी यूज करते हैं, दांत के लिए भी कैल्शियम का यूज करते हैं। कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम को भी आप याद रखेंगे, इससे भी हड्डियां मजबूत होती हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये शरीर के लिए भी दोस्तों आवश्यक सूक्ष्म तत्वों में इसकी गिनती की जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 12 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इस तरह से पढ़ा कुल 10 के बारे में। और 11वें नंबर पे फिर सोडियम, 12वें पे मैग्नीशियम के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपने अगले सवाल को, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है कि बताइए कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल उपयोग हम पैकेजिंग में करते हैं, निर्माण कार्य में करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। पैकेजिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और विमान निर्माण कार्य में, ठीक है, यानी एरोप्लेन बनाने वगैरह में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी चीज है दोस्तों? एल्यूमिनियम। 13 नंबर पे दोस्तों आ जाता है एल्यूमिनियम, आ जाता है। एल्यूमिनियम मजबूत भी होता है, लोहे की अपेक्षा बहुत ज्यादा वो होता है, हल्का भी होता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? विमान निर्माण के लिए करते हैं, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है और पैकेजिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो 13 नंबर का परमाणु क्रमांक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? 13 है, और हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम। अच्छा मुझे बताइए, एल्यूमिनियम जो होता है ये धातु है क्या? धातु। अरे बॉक्साइट से प्राप्त होता है ना, तो खान होती है उसकी, तो सिंपल सी बात है धातु हो गया। तो एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा दोस्तों? यह धातु है, लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़िएगा, यह एक प्रकार का संक्रमण धातु है, ठीक है। यह धातु है, धातु में भी आप एक शब्द जोड़िएगा, यह एक प्रकार का संक्रमण धातु है। मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं। एक चीज के बारे में और याद रखेगा, परीक्षा में आता है कि बताइए वो कौन सा तत्व है जो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लिखिएगा भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, ठीक है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है? वो दोस्तों है एल्यूमिनियम। कौन सा दोस्तों? नंबर 1 पर एल्यूमिनियम है, जो सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर पाया जाता है। इसके बाद आयरन वगैरह का नंबर आता है। तो आप आयरन जो है दोस्तों याद रखिएगा, क्रोड, पृथ्वी के केंद्र में भी आयरन और निकिल पाया जाता है, इसे नीफे बोलते हैं हम लोग, निकिल और फेरस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है आपके लिए। करा इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, सौर सेल बनाने में यूज किया, सौर सेल मतलब सोलर सेल हो गया, ठीक है। सोलर सेल बनाने में दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। और कांच के निर्माण में भी दोस्तों उपयोग किया जाता है। गजब है, सोलर सेल में भी यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज किया जा रहा है, और कांच के निर्माण में भी दोस्तों उपयोग किया जा रहा है। अरे सिंपल सी बात है, जानते नहीं क्या? सिलिकॉन की बात हो रही है, ठीक है। लिखिएगा परमाणु क्रमांक 14 है, और हम बात करें किसकी? हम बात करें सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिका अलग होता है, सिलिका बालू को कहा जाता है। सिलिकॉन एक प्रकार का धातु है, ये अलग होता है। सिलिकॉन धातु है क्या? धातु। तो सिलिकॉन को रखिएगा ना धातु है ना अधातु, इसको रखिएगा उपधातु में। और आप तो जानते हैं उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु में धातु का गुण भी विद्यमान होता है और अधातु का गुण भी पाया जाता है। तो इसी में सिलिकॉन की भी गिनती की जाती है। सिलिकॉन भी एक प्रकार का उपधातु है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के गुण जो है पाए जाते हैं, ठीक है। कठोरता में सिलिकॉन जो है दोस्तों हीरे की बराबरी करता है, लेकिन हीरा जितना कठोर नहीं है, हीरे से कम ही कठोर माना जाता है, लेकिन है कठोर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल हो गया आपके लिए। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल करा उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक के रूप में देखिए उसका इस्तेमाल नाइट्रोजन का भी किया जा रहा था। अलग से लिख रहा है कि डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, माचिस बनाने में दोस्तों यूज किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब आपको याद आ रहा होगा, जैसे माचिस आया, माचिस पे जो आगे वाला लाल हिस्सा होता है वो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। बस वहीं से आप इसको पकड़ लीजिए। तो 15वां परमाणु क्रमांक है, ठीक है। 15 परमाणु क्रमांक है। नाम क्या दोस्तों? फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस, ये आप याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फास्फोरस धातु है या अधातु है? क्या इसकी खान होती है? नहीं सर, इसकी कोई खान नहीं पाई जाती है। तो जब खान नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का अधातु हो जाएगा, ठीक। अब इस्तेमाल देखते हैं। अच्छा, ये एक तरह का आवश्यक सूक्ष्म तत्व है, ठीक है। यह एक तरह का आवश्यक सूक्ष्म तत्व है शरीर के लिए, क्योंकि ये जो पदार्थ है फास्फोरस, इसको लेने से दोस्तों हमारे शरीर में हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं, ठीक है।
ये हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मैग्नीशियम भी हड्डी दांत को मजबूत करता है, कैल्शियम भी हड्डी दांत को मजबूत करता है। और अब पढ़ रहे हैं ये फास्फोरस, ये भी दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस ये हमारे हृदय को भी दोस्तों, रक्तचाप को भी कंट्रोल करके रखता है फास्फोरस, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। ध्यान देंगे आज तो हमारा ये अभी जो हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अब तक 7 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये हमारा 8वां विषय। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, पॉलिटी पढ़ा दीजिए, सब पढ़ाया जा चुका है, बस प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख लेना है। अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 15,000 से अधिक सवाल हो गए, तो कैसे 15,000 पहुंच गए? वो धीरे धीरे करके हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि प्राचीन इतिहास हमने कंप्लीट करा दिया, मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट करा दिया, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करा दिया, ठीक ऐसे ही संविधान पढ़ा दिया आपको, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और फिजिक्स पढ़ा दिया। ये सब पढ़ा करके तब दोस्तों हम यहां तक पहुंचे। तो पीछे की क्लास एक बार आप जरूर देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, वहां तक जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 15 पढ़ा, ठीक है, 15। मैं कुल 30 परमाणु क्रमांक तक 30 सवाल को लेकर आया हूं। हर सवाल में एक नए तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं आवर्त सारणी के अनुसार। एकदम आवर्त सारणी में सीरियल भी दोस्तों यही है, कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। 15 के बाद अब 16 नंबर पे आ जाएगा सल्फर, जिसे आप गंधक कहते हैं। आइए देखते हैं। करा सल्फ्यूरिक अम्ल में बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रबर बनाने में किया जाता है, दवाइयों में यूज किया जाता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 16 है। और तत्व कौन सा दोस्तों? तत्व है सल्फर। सल्फर को ही हम क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं, ठीक है। सल्फर को ही गंधक कहते हैं। अच्छा, सल्फर धातु है या अधातु? क्या इसका खान है? नहीं, इसका कोई खान नहीं है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, यह एक प्रकार का अधातु है। जिसका खान नहीं है सब अधातु में आ जाएगा। और सल्फर के बारे में एक लाइन याद रखेगा, परीक्षा में सवाल आता है कि बताइए जलता हुआ पत्थर किसे कहते हैं? क्या सवाल आता है? जलता हुआ पत्थर, ठीक है। जलता हुआ पत्थर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, इस वजह से दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बाकी गंधक इसको कहा जाता है तो है ही है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप सल्फर के बारे में जो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगला सवाल करा, बताइए वो कौन सा है जिसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक में किया जाता है? पीवीसी में किया जाता है। जल के शुद्ध, जैसे जल का शुद्धिकरण आया तुरंत आपके दिमाग में क्लोरीन आ गया। क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। ये आप याद रखेंगे। अब क्लोरीन दोस्तों एक तरह की गैस भी होती है, ठीक है। क्लोरीन हमेशा बैक्टीरिया को मारती है। क्लोरीन करती क्या है? ये जल के शुद्धिकरण के लिए जल में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीवाणु होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, उनको दोस्तों ये क्लोरीन मारती है। तो याद रखेगा यह क्लोरीन भी, इसका भी कोई खान तो होता नहीं है, तो यह भी दोस्तों अधातु है। और ये हैलोजन परिवार में आती है, ठीक है। ये जो क्लोरीन है, इसके पहले फ्लोरीन आपने पढ़ा था, अब क्लोरीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा हैलोजन परिवार, ठीक है। इसकी भी गिनती दोस्तों हैलोजन परिवार में किया जाता है। इसके पहले हैलोजन परिवार में हम लोगों ने फ्लोरीन पढ़ा था, फ्लोरीन नियान, जिसका परमाणु क्रमांक 9 था, ठीक है। वो हैलोजन परिवार में था। अब क्लोरीन को भी याद रखेगा, यह भी हैलोजन परिवार में आता है, याद रखेंगे। और बैक्टीरिया को, जल के शुद्धिकरण के लिए बैक्टीरिया, यहां लिखिएगा जल से बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, मारता है। ये आप याद रखेंगे, ये ठीक है। तो अच्छा हो जाएगा। पानी साफ करने के लिए, इसे स्विमिंग पूल है, अब उतना पानी रोज रोज तो बदला नहीं जाएगा, तो उसमें क्लोरीन का छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है, कि जल्दी से पानी साफ हो जाए, उसमें बैक्टीरिया जो कीटाणु वगैरह हो वो मर जाए, इस वजह से दोस्तों ऐसा किया जाता है, ठीक है। करा बल्ब में बताइए कि इसका यूज किया जाता है। बल्ब में, बल्ब हो गया, या वेल्डिंग में यूज किया जाता है। यह एक तरह की निष्क्रिय गैस भी है। यह निष्क्रिय गैस कहिए चाहे अक्रिय गैस करिए, हम अक्रिय गैस आर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आर्गन की बात कर रहे हैं। पहले लिखिए, इसका परमाणु क्रमांक 18 है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? 18 है। और हम बात करें आर्गन की। आर्गन क्या होता है दोस्तों? आर्गन एक तरह का अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। आर्गन एक तरह का नोबेल गैस है। इसे अक्रिय गैस कहते हैं, इसे नोबेल गैस कहते हैं, इसे निष्क्रिय गैस कहते हैं, कुछ भी कहिए, सब दोस्तों इसी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस भी कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट ना कहिए, बस खाली यहां तक आइए। तो ये 3 नाम दोस्तों आप ये आर्गन के संदर्भ में याद रखेंगे। और वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन पाया जाता है,
उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है और उसके बाद आर्गन पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल पे ये तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है और तीसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, आर्गन। हमारे वायुमंडल में आर्गन दोस्तों ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो आर्गन को कैसे आप भूल सकते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हर बार एक नए तत्व से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। जैसे अब 18 चले, 19वें पर देखिए एक नया तत्व आपको मिल जाएगा और फिर से एक नया सवाल आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कह रहा बताइए कौन सा तत्व है जिसका इस्तेमाल उर्वरक में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, खाद्य संरक्षण में। पीछे दोस्तों खाद्य संरक्षण में हम लोगों ने खाद्य संरक्षण उर्वरक में और डिटर्जेंट में हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार उत्तर हमारा नाइट्रोजन नहीं है। पिछले बार हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में भी किया जाता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल खाद्य संरक्षण के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। यहां किया जाता है, ये अपनी जगह है, लेकिन इस बार आपको नया बताना है। ये 21वां परमाणु क्रमांक पड़ता है दोस्तों, नाम थोड़ा कम सुना होगा। क्या आ गया, एक सेकंड, 21 तो हो गया ना, 18, ठीक है, नहीं 19वां परमाणु क्रमांक आपने पढ़ा होगा। हमने सोचा 21वां कहां से आ जाएगा अभी, ठीक है। अभी तो कैल्शियम वगैरह पढ़ना बाकी, मैग्नीशियम वगैरह पढ़ना, मैग्नीशियम हो गया, अभी कैल्शियम वगैरह पढ़ना बाकी है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे दोस्तों ये उर्वरक में, साबुन में और खाद्य संरक्षण में। तो 19 नंबर किसका है, पोटेशियम का ना, 18 हो गया। 19 नंबर जो परमाणु क्रमांक है, 19 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है दोस्तों, ये है पोटेशियम का। किसका है दोस्तों, यह पोटेशियम का है, ठीक है, पोटेशियम का। क्या पोटेशियम कोई धातु है या अधातु है या उपधातु है, तो ना तो ये कुछ है, ये इसको क्षार धातु में रखा जाता है, ठीक है। पोटेशियम एक प्रकार का क्षार धातु। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम लोग सोडियम को अभिक्रिया से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखते थे, उसी तरह से कि यहां भी अच्छा सवाल है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो इतना मुलायम होता है कि उसको चाकू से काटा जा सकता है, और ये परीक्षा में बार बार सवाल आता है, ठीक है। तो पोटेशियम संबंधित ये आप जरूर याद रखेंगे। दो फैक्ट यहां पे याद रखिएगा। एक तो लिखिएगा मुलायम होने के कारण, मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, काटा जा सकता है। एक चीज याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में ये पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करने के लिए, या बीपी आप जिसे कह सकते हैं, बीपी, ठीक है, बीपी को नियंत्रित करने के लिए भी पोटेशियम का यूज किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 19 है। कितना है, 19 है, याद रखेंगे। करा हड्डियों में, दांत में आहार अनुपूरक के रूप में क्या आवश्यक है, तो 20 नंबर पे परमाणु क्रमांक आ जाता है, किसका, कैल्शियम का नाम आ जाता है, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम से सबसे ज्यादा हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, सफेदी भी इसमें पाई जाती है, दूध वगैरह में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम एक तरह की क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। कैल्शियम एक प्रकार की क्या है दोस्तों, यह क्षारीय मृदा धातु के रूप में भी दोस्तों इसे जाना जाता है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि सब मिट्टी में भी होता है, ठीक है, तो याद रखेगा ये क्षारीय मृदा धातु के रूप में से याद रखते हैं। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, रक्त का थक्का बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है, ठीक है। कौन सा विटामिन जिम्मेदार दोस्तों, विटामिन के जिम्मेदार है, और विटामिन के का संबंध भी दोस्तों इसी कैल्शियम से है, ये आप याद रखिएगा। तो विटामिन के, थक्का और कैल्शियम ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसको जरूर याद रखेंगे। बड़ा अच्छा सा सवाल है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, करा विमान में मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है, खेल उपकरणों में दोस्तों यूज किया जाता है। आपने नहीं सुना होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, और यहां से आप थोड़ा अपने आप को कमजोर भी समझेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं, 20 तक आप पढ़ते हैं, 21वें से चीजें कठिन लगने लगती है, फिर आप छोड़ देते हैं, ठीक है। 21वें से कठिन लगती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, खेल वगैरह में भी उपकरण जो बनते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। मैं स्कैंडियम की बात कर रहा हूं, 21 नंबर का परमाणु क्रमांक है, स्कैंडियम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, स्कैंडियम, ठीक है।
और स्कैंडियम दोस्तों एक तरह की संक्रमण वाली धातु है, ठीक है, संक्रमण धातु है और ये दुर्लभ धातु भी है, ठीक है। तो लिखिएगा, एक तो यह संक्रमण धातु है, ठीक है, एक तो यह संक्रमण धातु है, दूसरा यह दुर्लभ धातु है, यानी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में यह पाई जाती है, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो संक्रमण धातु है, दुर्लभ धातु है, बहुत कम मात्रा में मिलती है, नाम है स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक है 21, आवर्त सारणी में 21 नंबर पर यह स्कैंडियम नजर आ जाएगा। इसका उपयोग विमान में किया जाता है, ठीक है, कुछ सामग्री हेतु, ठीक है, विमान को बनाने में या विमान में जो मिश्र धातुओं के रूप में हम यूज करते हैं स्कैंडियम का, और साथ ही साथ खेल के बहुत सारे उपकरण बनते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पुनः देखिए एक सवाल करा, बताइए स्कैंडियम के अलावा विमान में यूज किया जाता है, कृत्रिम अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कृत्रिम अंग बनाने में यूज किया जाता है, और पेंट बनाने में वैसे शीशे वगैरह का भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर अलग हो जाएगा, ये टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। ये 22 नंबर का परमाणु क्रमांक है, टाइटेनियम, परमाणु क्रमांक 22 है, नाम क्या दोस्तों, टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम याद रखेंगे। लगेगा बड़ा कठोर धातु, वो अलग है, वो अलग है दोस्तों। जो सबसे कठोर आप पढ़ते हैं, वो सबसे कठोर तो हीरा है, हीरा के बाद दोस्तों प्लेटिनम वगैरह लिया जाता है, वो छोड़ दीजिए। ये टाइटेनियम दोस्तों अलग हो जाएगा, ये 22वें नंबर पे आता है। यह भी एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है, यह भी एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर राम मंदिर है, लिखिएगा इसके बारे में फैक्ट है। दुनिया का पहला मंदिर, ठीक है, फर्स्ट मंदिर है राम मंदिर अयोध्या, राम मंदिर अयोध्या। जहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, राम मंदिर अयोध्या, जहां पर टाइटेनियम की जाली लग रही है, ठीक है, टाइटेनियम की जाली दोस्तों मंदिर पे लगाई जा रही है, बहुत कॉस्टली होती है, उसके बावजूद भी ये जाली वहां लगाई जा रही है। अब इससे ज़्यादा कुछ फैक्ट मुझे मिला नहीं, ठीक है। चांदी जैसी दिखने वाली एक धातु होती है, बस इतना इसके बारे में मिला। हमने कहा उससे कुछ मज़ा नहीं आएगा, कुछ मज़ेदार पढ़ते हैं, तो ये कुछ आपके लिए अलग से हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दुनिया में ऐसा कोई मंदिर भी आज तक नहीं है जहां पर ये टाइटेनियम की जाली लगी हो, ठीक है। करा इस्पात के साथ मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में, अरे बाप रे, उत्प्रेरक के रूप में हम उपयोग करते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक 23 है, नाम है वेनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये परमाणु क्रमांक 23 है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 23 है, परमाणु क्रमांक 23 है। नाम क्या दोस्तों, नाम है वेनेडियम। वेनेडियम भी इन्हीं अपने भाइयों की भांति एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है धातु ही, लेकिन एक तरह का क्या है दोस्तों, संक्रमण धातु है। वेनेडियम उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और याद रखेगा साथ ही साथ, यह एक कठोर और तन्य धातु भी है, ठीक है। यह क्या है, यह एक तरह का कठोर एवं तन्य धातु। तन्य धातु मतलब तनता है, जैसे सोने वगैरह को ताना जा सकता है ना, सोने को ताना, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार में बदला जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से यह भी एक तरह का तन्य धातु है, इसे आप याद रखेंगे। यह खनिजों और जीवाश्म ईंधनों में के साथ मिलता है दोस्तों, तो यह भी याद रखेगा। खनिज और जीवाश्म ईंधन यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, खनिज एवं जीवाश्म ईंधन के साथ पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के साथ, ठीक है, के साथ होता है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़िए। करा स्टेनलेस स्टील में किसका यूज करते हैं, ठीक है, और क्रोम प्लेटिंग में किसका यूज करते हैं। सीधे सीधे बता दो ना, क्रोमियम की बात कर रहे हो, ठीक है, सब लिख ही दियो, बचा क्या है, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 24, ठीक है। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की। किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमियम की। बहुत जान पहचान होगा आपका क्रोमियम से, स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका यूज किया जाता है। यह भी एक तरह की संक्रमण धातु है, ठीक है, यह भी एक तरह की। सर 20 के बाद तो हम सब लाइन से संक्रमण धातु ही पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो जो है वो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, संक्रमण धातु है। और स्टेनलेस स्टील जिसकी बात कर रहा है, यह जंगरोधी होता है, ठीक है। यह क्या होता है, यह जंगरोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगता। जिस तरह से लोहे के ऊपर अगर यशद लेपन कर दिया जाए, उसका गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाए, तो उस पर भी जंग नहीं लगेगा। जस्ते की एक परत लगा दी जाए तो जंग नहीं लगेगा। लेकिन स्टील की अपने आप में खासियत होती है स्टेनलेस स्टील की, कि वैसे ही दोस्तों जंगरोधी होता है, आप याद रखेंगे। और एक चीज और बता दूं, ये क्रोमियम की कमी से दोस्तों मधुमेह नामक रोग होता है, डायबिटीज,
सर वो तो हमने सुना था इंसुलिन की कमी से होता है, बस तो यहाँ याद रखेगा ये भी कम होता है, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ डायबिटीज के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायबिटीज में आप पढ़ते हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है ना, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से अगर डायबिटीज होता है ये आप जानते हैं, तो याद रखेगा ये क्रोमियम भी इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम भी दोस्तों ये डिस्टर्ब करता है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को, और उसके प्रतिरक्षा तंत्र बोल रहे हैं, शरीर में अग्न्याशय को प्रभावित करता है। अग्न्याशय में एक बीटा कोशिका होती है, वही बीटा कोशिका ये इंसुलिन जारी करती है, वो जारी करना बंद कर देती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो ये भी एक थोड़ा अलग से मुझे सवाल मिल गया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुंच गए हम लोग पहुंच गए 24 तक, ठीक है। आइए 25वें पे बात करते हैं दोस्तों। 25वां है करा इस्पात निर्माण में, ठीक है। इस्पात निर्माण में ड्राई सेल बैटरी में सूखी बैटरी, ड्राई सेल बैटरी का मतलब क्या हो गया, सूखी बैटरी। इसके पहले दोस्तों आप रिचार्जेबल बैटरी के बारे में पढ़े थे, और रिचार्जेबल बैटरी में हम लोगों ने लिथियम बैटरी की चर्चा किया था। लिथियम बैटरी को रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लिथियम का यूज किया जाता है, और यहाँ सूखी बैटरी जो आती है, जो घड़ी उड़ी की बैटरी नहीं आती निप्पो वगैरह, ठीक है, तो याद रखेंगे वो ड्राई सेल बैटरी है, इसमें मैग्नीज का यूज करते हैं, ठीक है। लिखेगा 25 नंबर पे परमाणु क्रमांक आता है, और ये हम बात कर रहे हैं मैग्नीज की। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीज की बात कर रहे हैं। अब वही पुराना सवाल कि मैग्नीज सर धातु है क्या, धातु है या भी संक्रमण धातु है? सर सब संक्रमण धातु है, तो क्या करूं, आपकी इच्छा के लिए बदल दें? बदल तो नहीं सकते हैं ना, कि बदल सकते हैं? अरे जो जिसकी विशेषता है उसको वही ना रखा जाएगा। तो मैग्नीज भी दोस्तों एक तरह की संक्रमण धातु है। और एक चीज और याद रखेगा, मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग कांच जो है कांच के रंग के रूप में दोस्तों किया जाता है, ठीक है। तो लिखेगा कांच के रंग के लिए, ठीक है, कांच के रंग के लिए दोस्तों ये मैग्नीज का उपयोग करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कार्य निर्माण कार्य यानी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना, मशीनरी में यूज करना, रक्त यानी हीमोग्लोबिन में आवश्यक तत्व है। इसको कौन ऐसा है जो नहीं जानता, ये हम बात कर रहे हैं 26 नंबर पे आता है आयरन की, ठीक है। आयरन यानी लोहा, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आयरन की, हम बात कर रहे हैं लोहा की, ठीक है। लोहा क्या होता है सर ये बताइए, लोहा संक्रमण तत्व है या कुछ और, या धातु है या धातु है? देखिए धातु तो पक्का नहीं है, धातु होता तो सोने चांदी की श्रेणी में नहीं चला जाता। यह भी दोस्तों क्या है, यह भी एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है। हाँ आसानी से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है और सस्ता है, ठीक है। तो याद रखेगा इसीलिए यह सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने का कारण क्या है, आसानी से उपलब्ध, ठीक है। आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है, ठीक है। क्या है दोस्तों, सस्ता प्लस मजबूत दोनों है, कम पैसे में अच्छा काम हो जाता है। तो क्यों जो है एल्युमिनियम को ना छोड़ दिया जाए, लोहे का काम कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि लोहे पर जंग जरूर लगता है। अब उसका जस्तीकरण करेंगे तो मेहनत हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, फिर तो एल्युमिनियम ही अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़िए, करा बैटरी जेट इंजन में प्रयोग किया जाता है, बैटरी में भी यूज किया जाता है, जेट इंजन जो होता है वहां भी यूज किया जाता है। ये 27 नंबर का परमाणु क्रमांक है, ठीक है। आप में से कोई बच्चा बताइए 27 नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है। 27 नंबर पे जिंक नहीं, जिंक 30 नंबर पे आता है। जिंक यानी जस्ता 30 पे आता है। सर कॉपर कर दें क्या, बुझने बुझाने बैठे हो क्या, कॉपर आता है, दिमाग खराब हो गया है। अरे कॉपर जस्ता सब 29-30 में आएगा। यहां होता कोबाल्ट, अच्छा सर वो बीटल वाला कोबाल्ट, हाँ रट के बैठे हो सब, हाँ कोबाल्ट याद रखेगा, कोबाल्ट का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, जेट इंजन में करते हैं, बैटरी के लिए करते हैं। और कोबाल्ट भी दोस्तों एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है। इसको भी कहां पे रख दें दोस्तों, यह भी कोबाल्ट भी दोस्तों एक तरह का संक्रमण धातु है। और शक्तिशाली चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शक्तिशाली चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट का, याद रखेंगे, ये अच्छा है। और विटामिन B12 याद रखेगा, विटामिन B12, ठीक है, यही कोबाल्ट है, ये आप याद रखेंगे। शरीर में कोबाल्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, और विटामिन B12 जो है दोस्तों वो कोबाल्ट ही है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। निकिल से दोस्तों ये पाया जाता है, ये भी एक लाइन लिख सकते थे आप, ठीक है। करा सिक्के हो गया, स्टील हो गया, बैटरी में और किसका यूज करते हैं, तो याद रखेगा 28 नंबर का परमाणु क्रमांक आता है निकिल का, ठीक है। 28 नंबर पे आता है निकिल, ठीक है।
निकिल। निकिल का इस्तेमाल, निकिल भी दोस्तों एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है, निकिल भी एक तरह का संक्रमण धातु है, याद रखेंगे। और निकिल का इस्तेमाल सिक्के बनाने में किया जाता है, स्टील में भी किया जाता है, और बैटरी के निर्माण में भी दोस्तों निकिल की अपनी भूमिका होती है। बैटरी में याद रखेगा रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है, लिखेगा बैटरी में हम किसकी बात कर रहे हैं, रिचार्जेबल, ठीक है, रिचार्जेबल, ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। आपने पढ़ा था सर रिचार्जेबल बैटरी में तो हम लोग लिथियम का भी यूज करते हैं, हाँ, तो लिथियम का भी यूज करते हैं और निकिल का भी यूज करते हैं, ये आप याद रखेंगे। बाकी सिक्के बनाने में यूज हो जाता है, स्टेनलेस स्टील में भी निकिल का यूज किया जाता है, लिख लीजिएगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये सब छोटे मोटे पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। मिश्र धातुएं बनाने में यूज किया जाता है। करा बताइए वो कौन है जिसका इस्तेमाल विद्युत तार में किया जाता है, पाइपलाइन बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तांबे के बने होते हैं। तो ये परमाणु क्रमांक 30 है, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक कितना है, 30 है। और हम बात करें तांबा की, और तांबा भी दोस्तों क्या होता है, तांबा, अब बताइए तांबा धातु है, हाँ सर ये धातु है, क्यों, इसका खान मिलता है तांबे का, इसलिए तांबा सीधे धातु तो है, लेकिन इसको भी हम संक्रमण धातु में ही रखते हैं, ठीक है, संक्रमित होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील जो होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। तो तांबा याद रखेंगे, ठीक है। और विद्युत चालकता में चांदी के बाद इसका दूसरा स्थान है, ठीक है, विद्युत चालकता में 1 नंबर पे दोस्तों चांदी है और 2 नंबर पे क्या है, तांबा है, ठीक है, तांबा है, ये आप याद रखेंगे। अब इसीलिए हम लोग चांदी का तार तो नहीं यूज करते, हमने घर में कहीं चांदी का तार लगवाए हैं, वायरिंग के लिए चांदी का तार यूज कर, कितना पैसा लग जाएगा दी चांदी का तार लगा हुए तो, ठीक है। हालांकि विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक जो दोस्तों, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसमें होती है, चांदी में होती है, लेकिन महंगा होने के कारण इसका यूज नहीं करते हैं, तांबे को यूज करते हैं। तांबे ज्यादा सस्ता एल्युमिनियम पड़ता है, एल्युमिनियम से सस्ता लोहा पड़ता है, लेकिन लोहे का यूज नहीं किया जाता, बेकार होता है। एल्युमिनियम का यूज भी करते हैं लोग, लेकिन एल्युमिनियम के तार तांबे के अपेक्षा सस्ते होते हैं, उसमें विद्युत चालकता भी कम पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आखिरी सवाल देखिए, करा लोहे को गैल्वेनाइज करने व बैटरी आदि में दोस्तों किसका यूज किया जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक है 30, इसका परमाणु क्रमांक है 30। और हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं जिंक की, हम बात कर रहे हैं जस्ता की। वैसे जिंक मत बोला करिए, जस्ता बोला करिए, जिंक नहीं बोला जाता, जस्ता बोलिए, ये सही है। और जस्ता भी दोस्तों एक तरह का संक्रमण धातु है, ठीक है। तो 21 से लेकर 30 तक सीधा सभी के सभी संक्रमण धातुओं के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखेंगे। और इस जस्ता जो है दोस्तों, अब इसका यूज देखते हैं हम लोग। ये इसका यूज दोस्तों, पहला यूज लिखिएगा प्रतिरक्षा प्रणाली में, ठीक है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु ये जिंक या जस्ता दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिका विभाजन के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शरीर में घाव भरने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोशिका विभाजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, शरीर में घाव भरने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, शरीर में घाव भरने हेतु भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं जिंक की बात कर रहा हूं। और पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है, पौधों के वृद्धि और विकास के लिए भी दोस्तों यह इंपॉर्टेंट होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जिंक ये शरीर के लिए भी आवश्यक सूक्ष्म तत्वों में रखे जाते हैं और पौधों के लिए भी दोस्तों ये सूक्ष्म आवश्यक तत्व हैं, ये आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, हमने 30 अलग अलग जो है तत्वों को लेकर के, जो कि हमारे आवर्त सारणी में सीरियल से आते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है ये हम लोगों ने पढ़ा और एक एक सवाल यहाँ पे हम लोगों ने अटेंड किया, ठीक है। अभी फिर से आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक मौका दीजिए मुझे और मेरा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिए, स्टडी 91 ऑफिशियल, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। सारी पेड क्लास दोस्तों इसी पे चलती हैं, बस एक बार आप आइए, जुड़ जाइए, कम से कम डेमो देख लीजिए। कहीं कुछ क्वेरी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर किसी वजह से कॉल नहीं उठ पा रहा है, व्हाट्सएप पे आप अपना इशू लिख के भेज दीजिए, जल्द से जल्द हमारी टीम जब भी फ्री होगी आपको रिवर्ट कर देगी, रिप्लाई कर देगी, समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो जरूर देखिए। डेमो फ्री है, पैसा देना नहीं है, फ्री में जितना कुछ मिल रहा है कम से कम उतना ही पढ़ लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि कोर्स परचेज करना है या नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।